नमस्कार सबको। नमस्कार नमस्ते सर, नमस्ते। नमस्कार आशिम जी, नमस्कार सभी को। नमस्कार गुरु जी। सभी को राम राम। राम राम। राम राम जी, राम राम राम। राम राम जी, राम राम। आज बहुत लॉन्ग टाइम नमस्ते के बाद आसिम जी। स्पेशल क्लास। नमस्ते आसिम जी। नमस्कार जी, सभी का नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। नमस्कार विमला जी। नमस्ते सभी को जय नमस्ते जी, सीताराम मैडम। नमस्ते विमला आसिम मैडम जी। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते सुनील जी, नमस्ते। कैसे हो विमला आसिम जी, जी? आपका इतना ठंडा लग गया? हाँ हाँ ठीक है, चल रहा हाँ, है, चल रहा हमारे है। यहाँ आपका बहुत याद आ ठंड रहा है। था। हाँ, हमारे यहाँ थोड़ी ज्यादा ठंड है, आज हवा बहुत चल रही है। अच्छा अच्छा। आप कहाँ पे है बिमला दीदी? दिल्ली जी में? मैं, हाँ जी, दिल्ली दिल्ली। हाँ, तभी देख अच्छा के अच्छा। लग गया आपको। आज हवा बहुत तेज है। अच्छा, आज गुरुजी ने बड़े टाइम बाद लिया, सबको वापस से मिला दिया। बहुत अच्छा एक लगा गेट जी, टुगेदर बहुत हो रहा है, ऑनलाइन गेट टुगेदर, एस्ट्रोलॉजी गेट टुगेदर। और आप सब लोग के आश्रम से कैसे चल रही है प्रैक्टिस? बस चल रहा है, चल हम रहा है, लोग तो चल रहा है। हम आपका लोग तो ठीक काफी है? लोग मिलते रहते हैं कि उसमें प्रैक्टिस में है ना, मीनू के साथ, तो काफी अच्छा लोग मिल रहे हैं। हाँ, अच्छा, आपने दोबारा ज्वाइन कर लिया सबने, हाँ प्रैक्टिस? जी हाँ जी हाँ जी, अच्छा, तो सब आप हैं क्या कर साथ रही हैं में अभी। भारती जी? आप मैं बस कुछ कर रही हैं और या? नहीं, प्रैक्टिस ही कर रही हूँ अभी तो। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ऑल द हाँ, बेस्ट। थैंक यू। बस प्रैक्टिस है और थोड़ा बहुत हिंदी की कुछ कोचिंग्स है, ऑनलाइन ट्यूशंस वगैरह है, क्योंकि कॉलेज का तो अभी अच्छा, छोड़ दिया। अब ओके ओके। दो नावों पे सवार नहीं होता ना, इधर लेक्चरशिप करो, हाँ, इधर एस्ट्रोलॉजी। सही बात तो सही बात। पर भारती अच्छा जी, चल रहा अभी है कहाँ प्रैक्टिस। रहते हैं आप?
मैं बेंगलोर हूँ, पर बेंगलोर अभी कोटा। हाँ, अभी मैं कोटा आई हुई हूँ। कोटा हाँ, मैरिज है बेंगलोर शादी। बेंगलोर हाँ। हम्म, हाँ, मुझे लगा कि चलो प्रोग्राम मैं चलते भी रहते हैं, इस बहाने सबसे मिल लेंगे, क्लास अटेंड ठीक ठीक करते हैं। बहुत अच्छा लगता है मैं मिल भी के दोबारा रिसेंटली तो। बेंगलुरु जाके आया। नमस्कार आप लोगों को। गुरु जी साहब साष्टांग प्रणाम। प्रणाम। नमस्ते प्रणाम नमस्कार गुरुजी, गुरुजी। नमस्ते। गुरुजी जय सीताराम। नमस्ते गुरुजी। जय नमस्कार सीताराम, जय नमस्कार। सीताराम। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार सर। सबको लेके आज में गेट टुगेदर हो रहा है, एस्ट्रोलॉजी का हाँ गेट टुगेदर। गुरु जी जी बहुत जी। दिल लगा दिए आपने स्पेशल क्लास में, हम तो कब से मिस कर रहे थे। नहीं लगेगा, अब स्पेशल क्लास लगेगा। ठीक है नमस्ते ना? सर। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम प्रेम प्रकाश जी, प्रणाम। नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार। और सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। आपको भी गुरुजी, आपको आपको भी भी। थैंक यू, थैंक सेम यू टू सर, यू। थैंक यू। थैंक यू गुरु जी, सेम टू यू। हाँ, आज तो डॉक्टर भारती लगता है कि कहीं अच्छे गुरु जगहों पर विराजमान है, प्रकृति की छटा आ रही है। गुरु जी घर में शादी है, तो अभी हम अच्छा कोटा आए थे। अभी चल अच्छा रहा है है। प्रोग्राम, पर हमें तो क्लास अटेंड करनी है। और चलिए आज गुरु अच्छी जी बात। हमारी शादी की सालगिरह भी है, तो सब मुबारक हो लगा गुरु जी मुबारक का। हो। जी बहुत मुबारक हो। मुबारक हो भारती जी। थैंक यू सो मच। हाँ गुरुजी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम गोस्वामी जी। आज मेरा जन्मदिन है गुरु जी, आशीर्वाद दीजिए। बहुत बहुत बधाई हो, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामना तो हमारे ये तो तरफ से सही और हो गया। पूरे पूरे क्लास की तरफ से। देखिए कितनी अच्छी अच्छी बात है आज, है ना? सही है, अच्छे दिन बॉर्न हुए आप ना 26 जनवरी को, कि कोई भूले ही ना। हमारी एनिवर्सरी भी सबको याद रहती है। हाँ चलो अच्छी बात है। तो आप लोग क्या क्या मन में प्रश्न लेकर के आए हैं? दो चार प्रश्न ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ लेते हैं। प्रणाम गुरुजी। ठीक है। प्रणाम प्रणाम अनुराधा जी। जी कुमार प्रवीण जी बताइए। सर नमस्कार। सर नमस्कार। जैसे किसी का हम वो कर रहे हैं, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं, तो इवेंट मैच कर रहे हैं। तो जैसे किसी की शादी का इवेंट मैच करना है, तो D1 से तो बहुत मतलब जो है काफी लंबा पीरियड आ जाता है। और D9 में भी अगर वो अंतर्दर्शनाथ मैच कर रहा है, तो और करीब लाने के लिए मतलब और D9 में कौन सा पिन पॉइंट कर सकते हैं कि जिससे थोड़ा सा हम करीब जा सके। आपको दशा प्राप्त हो चुकी है जी सर। कि इस ग्रह की महादशा, इसकी अंतर और इसके प्रत्यंतर में शादी होगा, इतना आपने पहले पत्रिका में प्राप्त कर लिया है। ठीक है। इसको प्राप्त करने के बाद यदि हमारा कॉन्फिडेंस है किसके ऊपर, प्राण दशा के ऊपर, सूक्ष्म क्षमा चाहेंगे सूक्ष्म दशा के ऊपर, तो हम उसमें जाएंगे। नहीं है तो उसको छोड़ देंगे और पहले लग्नेश को मूव कराएंगे कि लग्नेश सप्तम में कब आ रहा है। अगर लग्नेश शनि है तो वो कहाँ से सप्तम में आएगा, है ना? उसको तो चलने में बहुत समय लग जाएगा। लग्नेश गुरु है तो चलने में समय लग जाएगा, लेकिन उसके अलावा और कोई भी लग्नेश हो तो क्या वो 2 महीने 4 महीने में वो आ रहा है क्या, सप्तम में आ रहा है क्या? कभी कभी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि नवंबर में दशा समाप्त हो गई, जनवरी में शादी हुआ। इसका मतलब था कि दशा ने तो फल करने का पूरा प्रयास कर लिया, लेकिन ट्रांजिट का सहयोग नहीं मिला, जिसकी वजह से उस समय वो कार्य संपन्न नहीं हो पाया। और जब वही लग्नेश गोचर करते हुए सप्तम में पहुंच जाए तो कार्य संपन्न हो जाए। पहला तो ये सिद्धांत हो गया। अब दूसरा सिद्धांत है कि और क्लोज जाना है तो फिर चंद्रमा सप्तम
स्थान में जाए या सप्तमेश के साथ हो जाए ट्रांजिट में, तो और क्लोज आप चले गए, और इससे क्लोज जाने का कोई जुगाड़ नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ सप्तम में जाना ही कारण नहीं है, सप्तम को देखना भी कारण है। अगर लग्नेश सप्तम के ऊपर दृष्टि डाल रहा है तो ये भी एक कारण है, और उसके बाद लग्नेश यदि गुरु हो तो वो सप्तम या सप्तमेश से त्रिकोण या समसप्तक में हो तो भी एक कारण है। लग्नेश और सप्तमेश गोचर करते समय, अर्थात दोनों ट्रांजिट में ही देखना है, एक साथ हो जाए तो भी ये कार्य संभव है। तो आप देखें कि इसमें से घटना के आसपास कौन सा ट्रांजिट आप यूज कर पा रहे हैं, ठीक है ना, इससे आप उसके निकट पहुंच जाएंगे। बाकी जो जिस दिन शादी हुई वो तिथि तो स्पष्ट है, उस तिथि के आसपास देखिए चंद्रमा का मूवमेंट क्या है, तो चंद्रमा के मूवमेंट से ही निर्भर नहीं करता, क्या चंद्रमा उसको देख रहा है, किसको, लग्न, लग्नेश या कारक को, ये भी मायने रखेगा। क्योंकि हम नवांश पत्रिका से कुछ नहीं हासिल कर पाएंगे। ये नहीं होगा कि नवांश पत्रिका हमको जाकर के बता देगा, वो नहीं बता पाएगा। दो ही चीज क्लोजर टाइम को बताएगा, सूक्ष्म दशा और ट्रांजिट, और सबसे ज्यादा कौन बताएगा, ट्रांजिट बताएगा। तो आप समझ सकते हैं कि एक साधारण से फल को प्राप्त करने के लिए हमने कई प्रकार के ट्रांजिट बता दिए। आज जो बताएंगे वो उसमें आप लोगों के लिए शायद लाभदायक हो जाए। चलिए, तो कुमार प्रवीण सर यहीं इसमें तक। मैं ये कहना चाहूंगा सर, डेट तो हमें पता है, इवेंट तो पता है, उसकी शादी कब की है, मुझसे हम उसका टाइम रेक्टिफाई करना चाह रहे थे। वो कहता है हमारा 20-25 मिनट का डिफरेंस है, तो 2-3 जो प्रत्यंतर दशा है 2-3 मैच कर रही है शादी में, कि ये भी इसमें भी हो सकती है, इसमें भी हो सकती है। गोचर तो लग ही रहा है, इवेंट तो हमें पता ही है, शादी की शादी हो चुकी है उसकी, तो हमें प्रत्यंतर दशा उसमें से रूल आउट करनी है कौन सी में हुई होगी कौन सी हाँ, नहीं। तो इसमें से जो सबसे सटीक लगे तो उससे आप देखिए कि वो वहां घटित हुआ या नहीं। अगर नहीं घटित हुआ तो टाइम को ऊपर नीचे कीजिए, जी सर। तब टाइम को ऊपर नीचे करना होगा। अगर इतने पे घटना नहीं हो रही है तो जहां घटना हो रही है वहां उसको ले जाइए। तो आप जो समय है, बर्थ का टाइम है, उसको ऊपर कीजिए, उससे दशाओं के पास पहुंचने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना, उस गोचर के पास पहुंचने का प्रयास कीजिए। क्योंकि इवेंट तो अभी मैच होगा ना जब दशा और गोचर साथ होगा, ठीक है ना। तो आपको उसी तरह से 4-5 इवेंट को मैच कराना है। कभी क्या होगा, किसी से 5 मिनट आगे होगा, किसी से 10 मिनट पीछे होगा, फिर आपको एक बार दोबारा से करना होगा, ठीक है ना। कभी कभी क्या होगा, कोई कम बता देगा, कोई ज्यादा बता देगा। तो उसमें क्या है कि अगर हम 4 इवेंट ढूंढ रहे हैं तो 3 हमारा मिल जाना चाहिए। 75% मैच करता है वो टाइम दे दीजिए आप, आपको संभव है कि रेक्टिफिकेशन हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2 कि नवांश पत्रिका के लग्न से में जो राशि स्थित है और वहां जो ग्रह स्थित है, उससे उसके स्पाउस का विचार करके देखिए कि क्या यही उसका स्पाउस हो सकता है। अगर आप नवांश का लग्न फिक्स कर देने में सक्षम हो गए तो वहां भी रेक्टिफिकेशन संभव है। हमने पत्नी को देखा, पत्नी का आचार विचार देखा, उससे पूछा, उससे समझा, संभव हुआ तो उसका और उसके पत्नी का फोटो मंगा लिया, तो लग्न और सप्तम और नवांश हमारा स्पष्ट हो गया। तो नवांश को स्पष्ट करना और 4-5 मुख्य घटनाओं को स्पष्ट करना, इसके बाद ही रेक्टिफिकेशन संभव है। बाकी केपी वाले क्या करते हैं आप लोगों को पता ही है, रेक्टिफिकेशन के अलग से पैसे लेते हैं और 2 मिनट में रेक्टिफिकेशन हो जाता है और फिर वो चालू हो जाते हैं। वो कुछ भी कर दिया, कुछ भी बोल दिया, उसका कोई अंत नहीं है, ठीक है ना। भारती अनेजा। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी मुझे बस यहाँ प्रॉब्लम आ रही है कि जैसे मान लो कि किसी का एग्जाम है 27 मई को,
तो उसमें ये कैसे हम करें ट्रांजिट में कि वो एग्जाम क्लियर होगा या नहीं होगा? क्या हम उसमें 6th हाउस और उसमें भाव सिद्धि काल लगा के देखें, या फिर हम ट्रांजिट में भी लग्नेश और षष्ठेश का कोई कॉम्बिनेशन देखें, कि जिससे हमें क्लियर हो जाए कि जो 27 मई को एग्जाम होने वाला है वो क्लियर होगा या नहीं होगा? तो ट्रांजिट में क्या क्या रूल लगाए, यहाँ पे गुरुजी थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। और दूसरा प्रश्न ये था गुरुजी, जैसे कि वक्री मंगल का इफेक्ट अगर लग्नेश पर या उस पे पड़ता है, तो क्या वो ज्यादा बुरा असर देता है बजाय नॉर्मल मंगल के, या फिर ना वही ना हम वो वही ये रूल माने? ये सबसे पहले ये भूल जाओ, बकरी मंगल का ज्यादा इफेक्ट हो जाएगा दृष्टि पे या उस पे। स्थिति के अनुसार थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, दृष्टि पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है। ठीक है अब हमारे पहले प्रश्न का उत्तर है एग्जाम। जी। अब इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी लगा दोगी तो वो एग्जाम ही है। जी गुरु हम कंपटीशन छठे से देखते हैं, एग्जाम थोड़ी छठे से देखते जी गुरु जी, वही कंपटीशन वाला एग्जाम, जैसे नीट हैं। का एग्जाम है या मैं कोई। समझ गया। जी। तो हम कंपटीशन छठे से देखते हैं, एग्जाम छठे से नहीं देखते। ओके। समझ जी रही हो? जी आपको ये चीज क्लियर करना है। आप एग्जाम को छठे से अगर देख लिए तो गलती हो जाएगी। ठीक है ना? जी तो अब वो हमारा एकेडमिक है तो चतुर्थ चतुर्थेश और उसके स्वामी को देख लेंगे, या किसी भी तरह का नीट का है, मेडिकल वाला है, आईआईटी वाला है, आईएएस वाला है, ये जो भी एग्जाम है, इस सब एग्जाम के लिए पंचम को ही ले गए। और उसके बाद अगर एकेडमिक है तो दाता ग्रह के रूप में बुध को ले लेंगे, और अगर हाइयर है तो दाता ग्रह के रूप में गुरु को ले लेंगे। इतना तो सबसे पहले लेना है। अब दोनों को देखना है कि स्थिति क्या है। पहले तो क्लियर हो जाएगा कि हमारा एग्जाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा। क्या पंचम का प्रभाव, पंचम के ऊपर प्रभाव अच्छा है तो हमारा एग्जाम निकलेगा। ठीक है। अगर बुरा प्रभाव भी है तो वो स्थिति से है या दृष्टि से है, इस बात को समझने की जरूरत होगी। आगे धीरे धीरे बताएंगे आप लोगों को। अब ट्रांजिट में हमको ये देखना होगा कि ये जो पंचमेश है, सबसे पहले इसका ट्रांजिट अच्छा होना चाहिए। अच्छा इन द सेंस ये नहीं कि लग्न से 5वां हो, चंद्रमा से छठा हो, ऐसा नहीं देखना है। अच्छा हो का मतलब है कि आपके लग्न से केंद्र त्रिकोण लाभ स्थान में हो, अपने राशि का हो, अपने उच्च मत राशि का हो, मित्र राशि का हो, अशुभ ग्रहों से दृष्ट न हो, और वो यदि पंचम पंचमेश लग्न लग्नेश को प्रभावित कर दे। हर समय लग्न लग्नेश को लेना है आंसर के लिए, क्योंकि उसका रिजल्ट चाहिए ही लग्न लग्नेश को। तो एग्जाम निकल जाएगा। यदि वही ग्रह ट्रांजिट में पीड़ित हो गया, शनि मंगल से दृष्ट हो गया, राहु केतु के एक्सिस में चला गया, तो मेरा एग्जाम कहाँ से निकलेगा? क्लियर हो गया? तो ये चीज आपको पहले दशाओं में भी दिखाई दे देगा। आप उसके बाद आप गोचर में जा करके देखिएगा तो गोचर में भी दिखाई दे देगा। अभ्यास जितना होगा उतना ज्यादा दिखेगा। ठीक है ना? आप किसी को एक दिन देखते हो, ठीक है ना, तो चेहरा भूल सकते हो। आप कई दिन देखोगे तो आपको उसका चेहरा याद हो जाएगा। आप उसको अब ना चेहरा तो छोड़ दो, पीछे से भी देख के आवाज लगा दोगे कि भारती कहाँ जा रही हो। ठीक है ना? तो हमारा हमारा जो ज्योतिष है वो भी यही कहता है कि आप जितना अभ्यास करोगे, जितना इन सब विषयों को जानोगे, पहचानोगे, उतना ही अच्छा रिजल्ट दे पाओगे। ठीक है? जी, मतलब गुरुजी हम पे छठे से गलत ही देख रहे थे फिर। छठे से उसकी ताकत देखो, उसके अंदर की क्षमता देखो, एग्जाम नहीं देखो उससे। ठीक है? ठीक है, थैंक यू गुरु। जिग्नेश शुक्ला। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम।
गुरुजी मेरा ये प्रश्न था कि जैसे आप अभी लाइव क्लास में युवती का बता रहे हैं कि उसमें हमको क्या क्या ध्यान रखना है, उसी तरह से वो थोड़ा प्रति युवती और दृष्टि का भी थोड़ा क्या ध्यान रखना है, उसमें किस तरह से वो कुछ आज बोर्ड के माध्यम से समझाए तो थोड़ा अच्छा रहेगा। वो दृष्टि भी आ जाएगा, युति खत्म होगा तो दृष्टि चालू हो जाएगा, चिंता न करो। जी ठीक है ना, वहां शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिर भी यहाँ कुछ अगर आप दृष्टि मैं संक्षेप में बता देता हूँ, ये सब बताया कि हुआ है। उसमें हमको क्या क्या मैं ध्यान रखना होगा प्रति युवती में हाँ और जी अलग जी युवती जी और गिनेश, हाँ बड़ी बात क्या है कि ये जो क्लास है वो हाँ आपका अनुभव और हमारा अनुभव शेयर करने के लिए है, जी विषय गुरुजी। को पढ़ने के लिए नहीं है। ठीक है, तो जी पहला कि दृष्टि जो है हाँ अपने अपने अनुकूल ही होगा। शनि की दृष्टि अलग होगी, मंगल की दृष्टि अलग होगी, सूर्य की दृष्टि हाँ अलग होगी, राहु केतु की दृष्टि अलग होगी। ठीक है ना। जी जैसे कि एक उदाहरण देते हैं कि कोई आपको गोली से मार देता है, कोई पीछे से धक्का दे देता है, कोई जहर दे देता है, समझ गए, जी कोई गला हाँ दबा के मार देता है, कितना तरीका हो गया मारने का, है ना। तो हाँ दृष्टि से भी हमें इसी तरह से परेशान करने का तरीका है। शनि है, जीवन में इतनी रुकावटें, अड़चन, परेशानियां, दुख देगा कि आपको लगेगा कि क्या प्रॉब्लम है। मंगल है तो वो कुछ भी देगा तो इतना फोर्स में, जैसे आपके पास धन आने वाला था लेकिन पता चला कि धन तो आया लेकिन लुटेरा आया, वो लूट ले गया। इतने फोर्स में आएगा कि आप संभल नहीं पाओगे और वो काम करके निकल जाएगा। ठीक है ना। जी सूर्य सामने से दंड दे देगा, आप जी महसूस कर लोगे कि अब यहां हमारा कुछ नहीं चलेगा, हमको परास्त होना ही पड़ेगा। जी ठीक है। राहु केतु तब तक आपको परेशान करता रहेगा दृष्टि से जब तक आप तड़पने न लगो। ठीक है ना। तो ये होता है दृष्टि का प्रभाव, आगे क्लास में विशेष रूप से बताएंगे। बाकी सबका दृष्टि हमारे शुभ फलों की हानि करता है, तो प्राप्त होने वाला शुभ फल हमको ज्ञात होना चाहिए कि हमको इस समय पर क्या फल प्राप्त होने वाला था। जी तब ना ये जान पाएंगे कि ये वाला फल नहीं मिला, इसका नुकसान हो गया राहु की दृष्टि के वजह से। तो सबसे पहले तो हमको ये जानना पड़ेगा कि हमको इस समय मिलने वाला क्या था भाई। ठीक है ना। तो अगर हमको ये जानकारी हो जाए कि हमको इस समय क्या शुभ या अशुभ फल मिलने वाला था, तो दृष्टियों का फल अपने क्लियर हो जाएगा आपके जीवन में। यदि आप ये नहीं समझ पाओगे कि क्या रिजल्ट आने वाला था, तो दृष्टि तो परेशान करता ही रहेगा। ठीक है ना। जी गुरुजी। जी विमला जी नमस्कार, बताइए। नमस्ते गुरुजी। सर ये है तो बड़ा छोटा सा ही क्वेश्चन है, मेरे दो हैं छोटे छोटे। सर एक तो जैसे ट्रांसफर के लिए हम क्या 12वां भाव भी देखेंगे? 12वां भाव हर उस परेशानी के लिए देखा जाना चाहिए जो जीवन में बिना कहे आ जाता है। ठीक है ना। मैं तो इस हिसाब से सोच रही थी कि जैसे लग्न से हम तीसरा देख रहे हैं तो शायद दशम से तीसरा करके भी देख लेंगे, नहीं नहीं, लेकिन लग्न से तीसरा क्यों देख रहे हैं, वो क्योंकि तो वो उसका दशम छठा। से छठा हाँ है। जी 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 लेकिन 12वां किसी भी प्रकार की हानि दे सकता है जीवन में, जी जो अपेक्षित ना हो उस प्रकार की भी हानि 12th लॉर्ड दे सकता है। 12th में बैठे ग्रह दे सकते हैं, 12th पर दृष्टि डालने वाले ग्रह दे सकते हैं। अब आप इसको कैसे समझते हो ये अलग है। आपको नहीं जाना था, ट्रांसफर नहीं लेना था, पता चला कि आपको भेज दिया गया। ठीक है ना। प्रणाम गुरुजी। एक एसपी साहब थे, वो अयोध्या में पोस्टिंग था। ठीक है ना। तो जब राम जी के मंदिर का उद्घाटन का तिथि निश्चय हो गया कि 21 फरवरी को उद्घाटन है,
तो और उनका ट्रांसफर हो गया। अब वो अपने डिपार्टमेंट से लड़ना शुरू कर दिए कि मैं जब 4 साल से यहाँ हूं तो अब तब तक नहीं जाऊंगा जब तक कि रामलला आ नहीं जाएंगे, और नहीं तो इतने दिन हमारी छुट्टी सैंक्शन कर लो, मैं अयोध्या में ही रहूंगा। बात समझते हैं ना? तो हाँ जी, वो क्या होता है कि आपको अब भेज दिया, अब भेज दिया तो भेज दिया, बाद में जब उसने ये बोल दिया कि मैं छुट्टी ले लूंगा, रिजाइन कर दूंगा, लेकिन रहूंगा अयोध्या में जब तक ये 21 जनवरी या 22 जनवरी जिस दिन हुआ था, तब फिर उनका ट्रांसफर रोका गया कि चलो 5-6 महीने, और वो मंदिर सिक्योरिटी में ही 4 साल से थे। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि जब इतने दिनों से मैं यहाँ मंदिर सिक्योरिटी में रहा और अब जब उनके मंदिर का शिलान्यास होने वाला है तो हमारा ट्रांसफर वो कर दिए, तो फिर जो है सो उनको रोके। तो इस तरह का कोई भी अनवांटेड घटना घटती है हमारे जीवन में तो 12th लॉर्ड का योगदान हो सकता है, चाहे वो ट्रांसफर के लिए हो, संतान के लिए हो, शादी के लिए हो, किसी भी चीज के लिए हो, तो वो स्थान आपके लिए उस तरह का रिजल्ट देने के लिए तैयार रहता है। ठीक है ना? सर एक और छोटा सा क्वेश्चन है मेरा कि जैसे पैसों के लिए हमें कोई भी कुंडली हमारे पास आती है कि फाइनेंशियल स्थिति बहुत खराब है, तो उसके लिए सर हमने चंद्रमा देखना है, जरूरी देखना है चंद्रमा। और अगर हाँ, किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा है, उसकी भी हमारे पास कुंडली आती है कि बहुत अरबों खरबों रुपया है, क्यों है, तो उसके लिए भी हमें चंद्रमा देखना है, बस ये बता दीजिए। नहीं, यहाँ पे सब आप लोग ध्यान दीजिएगा, मन में ये न रहे, मैं कहता हूं चंद्रमा ना खुदरा पैसा देता है। ठीक है ना? खुदरा पैसा का मतलब आपके जेब में जितना है, आपके पर्स में जितना है, आपके सेविंग अकाउंट में जितना है। ठीक है ना? तो गुरु जो है वो इतना पैसा देता है कि जीवन बहुत आराम से चलेगा, बीमारी के वक्त आप किसी के पास हाथ नहीं फैलाएंगे, घर में कोई मांगलिक कार्य है, बेटी की शादी है, बेटा का शादी है, या और कोई बड़ा काम कर रहे हैं, उपनयन कर रहे हैं, तो उसमें आपको किसी के पास हाथ नहीं फैलाना पड़े। बच्चे को पढ़ाना लिखाना है, चाहे देश में या विदेश में, वो सारा चीज पूरा हो रहा है, चाहे वो सारा पैसा खत्म हो गया, अब कल जीरो हो गए, बेटे का फीस भेज दिया, जीरो हो गए, फिर हमारे पास पैसा आ रहा है, फिर हम फीस भेज रहे हैं, तो ये वाला जो रुपया है ये गुरु देता है। तो क्या गुरु पीड़ित होगा तो शुक्र वाला रुपया नहीं मिलेगा क्या कि फाइनेंशियल फ्रीडम है, बहुत पैसा है? तो ऐसा नहीं है। यदि शुक्र पीड़ित है तो फाइनेंशियल फ्रीडम है आपके पास, लेकिन संभव है कि वक्त पर पैसा नहीं है आपके पास। आपके पास बहुत पैसा था, आपके घर में रखा हुआ था 100 करोड़ रुपए, कल जाकर के आपने 100 का 100 करोड़ और 10 करोड़ दूसरे से कर्जा लेकर के भी 110 करोड़ आपने किसी प्रॉपर्टी में या किसी जगह पे लगा दिए ठिकाने, और आज आपके घर में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, अब आपको पैसे का दिक्कत हो गई ना। अब आप सोचोगे कल तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, अब आज फिर आप किसी प्रॉब्लम को लेकर के, या ऐसे स्थिति में लोग क्या करते हैं, घर में गहना भी रखते हैं, उसको बैंक में या किसी के पास डाल करके पैसे लेते हो, आप बहुत बड़े आदमी हो फिर भी आपको ये करना पड़ रहा है, इसका मतलब है कि आपका गुरु जरूर कमजोर है, लेकिन आपके पास धन है। तो तीनों अलग अलग तरीके का धन देने वाला है। ठीक है ना? इसमें भी जो बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा बड़ा फैक्ट्री है, सब चीज है, लेकिन उसके पास ना रनिंग कैश नहीं है, वो प्रॉब्लम में जीता है हमेशा, रनिंग कैश हमेशा उसका खत्म हो जाता है, इसका मतलब है कि उसका चंद्रमा कहीं ना कहीं गड़बड़ है। समझ रहे हैं ना? तो हमको इस तरह से इसको देखने की जरूरत है। थैंक यू सर। सृष्टि चौधरी जी, आप किसी दूसरे नाम से जुड़े हैं, बताइए। सुनीता जी हैं, शायद नाम भूल रहा हूं तो। हाँ सर, कल्पना हूँ। कल्पना जी, हाँ।
मैं देख लेता, यही तो ज्यादा अच्छा रहता, मेरे बगल में लगा हुआ है आपका नाम। नमस्ते सर। नमस्ते। सर मेरे 2 सवाल हैं। हाँ एक तो मुझे ये पूछना है कि अगर किसी फीमेल की शादी करना चाहते हैं लेकिन उसको देखेंगे गुरु से, हाँ गुरु की बोलिए। दशा होनी चाहिए, लेकिन हाँ गुरु हाँ ना महादशा में है, ना ही अंतरदशा में है, ना ही प्रत्यंतर दशा में है। वो नेक्स्ट ईयर आएगा प्रत्यंतर में, यानी कि 2006 में आएगा। हम्म। तो फिर मतलब क्या तो इस साल शादी नहीं होगी? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। गुरु के अलावा यदि सप्तमेश की अंतर्दशा आ जाए, सप्तम में बैठे ग्रह की अंतर्दशा आ जाए, सप्तम को देखने वाले ग्रह की अंतर्दशा आ जाए, नवांश पत्रिका में लग्न में बैठे ग्रह की अंतर्दशा आ जाए, गुरु से सप्तम में बैठे ग्रह की अंतर्दशा हो, तो उसमें भी शादियां होती हैं। अच्छा। शुक्र में की भी अंतर्दशा हो तो उसमें भी शादियां होंगी, लड़की की शादियां। शुक्र चूंकि विवाह के लिए कारक है, वो लड़का लड़की दोनों की शादी करा सकता है। तो सिर्फ गुरु का ही प्रतीक्षा नहीं करना है हमको, इतने लोगों का अंतर्दशा में शादी हो सकता है। ठीक है ना? ठीक है। थैंक दूसरा यू सर। बताइए। हाँ सर, मेरा दूसरा सवाल ये है कि जब हम कुंडली लगन से देखते हैं तो ग्रह अलग स्थिति में होते हैं, फिर चंद्रमा से अलग स्थिति में, सूर्य से अलग स्थिति में। तो मान लिया जो भी ग्रह लगन से 6, 8, 12 में गए या फिर चंद्रमा से गए, सूर्य से गए, तो क्या सब मतलब फिर इस तरह तो सारे ग्रह खराब हो गए? नहीं नहीं, आपको इसके ऊपर थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा। ठीक है ना? आप चिंता न करें, अभ्यास करें, आपको रिजल्ट एक ही आएगा। तीनों से देखेंगे फिर भी रिजल्ट एक आ सकता है। इसको एक लाने का, जैसे कि आप बच्चे को देखते हो ना, डॉट 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 लगाते हो, उस पर वो हाथ घुमाता है। ठीक है ना? बाद में वो प्लेन लिखना शुरू करता है। तो इसीलिए अभी आपको थोड़ा सा डॉट 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 पे हाथ घुमाना है, बाद में प्लेन लिखने लगोगे आप, चाहे लग्न से हो या चंद्रमा से। हमको सब में समायोजन करने के लिए आना चाहिए। ठीक है ना? वो जिस दिन आ जाएगा उस दिन ठीक हो जाएंगे। यूट्यूब पे हम समायोजन सिखाएंगे, आप लोग फोकस कीजिएगा जिनको दिक्कत होगी। क्लास में तो बहुत बार बताए हैं, फिर भी वहां पर अलग से बताएंगे। एडमिन के नाम से जुड़े हैं। थैंक यू सर। गोपाल शर्मा सर, गोपाल शर्मा। जी गोपाल जी बताइए। सर थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करके आपसे प्रश्न करूंगा। अभी एक रिसर्च किया था डबल षडाष्टक के ऊपर। पहले षडाष्टक बना, फिर उसका डबल षडाष्टक भी बना। डबल षडाष्टक कैसे बना? सर महादशा से अंतर्दशा षडाष्टक, फिर अंतर्दशा से प्रत्यंतर दशा भी षडाष्टक। अच्छा ठीक ठीक। तो इसका रिजल्ट वैसे ही आया जैसे सोचा था कि काफी खराब आना चाहिए। खराब आया, बट अच्छा, इसी चीज के ऊपर मैं प्रश्न करना चाहूंगा। जब हम लोग दशा देखते हैं लगन से, वैसे दशा देखते हैं जहाँ पे बैठा है ग्रह महादशानाथ, बट अगर रिजल्ट देखा जाए, जो लग्न लग्न है उसके अनुसार कैसे देखेंगे? मैं थोड़ा आपको एग्जांपल दे देता हूँ। 11th हाउस में शनि बैठे जिनकी महादशा है, उसमें अंतरदशा चल रही है, जो छठे में बैठे हैं चंद्रमा। अब जो दशा आई है प्रत्यंतर में, वो आई है केतु की, जो अष्टम में बैठे हैं। तो अकॉर्डिंग टू ये जो चंद्रमा से देखेंगे तो 3 और 11 की दशा बनेगी प्रत्यंतर और अंतरदशानाथ के बीच में। तो एडमिन के लिए तो अष्टम हो गया ना सर, जो उसके लिए जो लग्नेश लगन के लिए तो अष्टम की दशा हो गई ना, उसमें केतु है। मैं समझ गया। हाँ जी। तो चाहे वो 3-11 की ही दशा क्यों ना हो, छठा आठवां एक्टिव हो रहा है तो वो प्रतिकूल दशा ही होगी। ठीक है? अच्छा। उसका प्रभाव हमें बहुत अच्छा नहीं मिलेगा, ये मान करके आपको चलना है। ठीक? अगर यही, हाँ, यही शनि चतुर्थ में होता, चंद्रमा छठे में या आठवें में होता, तो एकादश में होता, और केतु नवम में होता, और केतु चंद्रमा केतु की अंतर्दशा होती, तो बहुत अच्छा हो जाता।
प्रत्यंतर होता तो। उस षडाष्टक में ये प्रत्यंतर बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। इस पे आज थोड़ी चर्चा करेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो देखते हैं आगे। नहीं, षडाष्टक को ना अगले एक 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 क्लास लेते हैं, षडाष्टक की एक क्लास लेते हैं कि हमको लगता है कि हाँ 25-30 मिनट तो हम बोल ही सकते हैं कम से कम, तो एक क्लास हो जाएगा, आप चिंता न करें। अगला स्पेशल क्लास षडाष्टक का जो षडाष्टक षडाष्टक से में लेते मैंने एक्सपीरियंस ये किया षडाष्टक में कि अगर वो केंद्र से या अच्छी जगह से होगा षडाष्टक, तो उसका फल भी अच्छा ही मिलता है एट द रिजल्ट। नहीं नहीं, वो तो चाहे अच्छा मिलेगा ही, क्योंकि वो केंद्र त्रिकोण में बैठ करके षडाष्टक बना रहा है। लेकिन जो ग्रह अंतर्दशानाथ होगा उसके कारकत्व रखने वाले सजीव, चंद्रमा है तो माता, सूर्य है तो पिता, मंगल है तो भाई, उसको परेशानी जरूर होगी, ठीक है ना। तो इसको ले लेंगे, अगले अगले स्पेशल में ले लेंगे, आप आज भर रहने दीजिए। ठीक है सर। जिनका हो जाए ना वो हाथ नीचे कर लेंगे, ताकि हमको बोझा न लगने लगे कि इतना प्रश्न का उत्तर देना है। ब्रह्मदत्त जी बताइए। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। अच्छा गुरु जी, किसी की शादी होती है जैसे लड़के की मान लीजिए, तो वो अपने ससुराल में रहता है जिसको घर जुआई कहते हैं, तो वो गुरु जी उसको कैसे देखें? शुक्र से देखें या कैसे देखें? अच्छा है, हमको तो अवसर नहीं मिला है, आपका क्या हाल है पता नहीं। ठीक है ना। देखिए, ससुराल से यदि बहुत लाभ है, घर जमाई जैसी लाभ है ना, सिर्फ यही नहीं है कि ससुराल का संपत्ति मिल रहा है या फादर इन लॉ मदर इन लॉ बहुत मेहरबान हैं। कभी कभी लोग अपने बेटे को नहीं मानते हैं और दामाद को जो है सो उससे भी ज्यादा प्यार मिल जाता है। तो ये सब जो है उसके सप्तम से दूसरे स्थान से पता चलेगा, जिसको 8वां स्थान कहते हैं, ठीक है ना। वहीं से आपको पता चलेगा कि आपके लिए क्या है 8वां, और उसके बाद आपका सप्तम पत्नी है तो उसकी माता जो है वो दशम से देखा जाएगा जी। उसके पिता जो है वो फिर आपके लग्न से तीसरे से देखा जाएगा, ठीक है ना। तो इन 3 घरों के ऊपर थोड़ा सा दृष्टि डालिए। बाकी प्रश्न बहुत लाजवाब है, इसको और हम पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। ठीक ठीक है गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी, प्रणाम। शिवांगी बिंदु जी। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। मुझे पूछना था, वीसा के बारे में बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, वीसा हो जाएगा या नहीं। क्या तो वीसा? वीसा मतलब अच्छा, वीजा वीजा, हाँ वीजा, बोलिए। हाँ। हाँ, तो उसके लिए ऐसा मालूम तो है बुध और सूर्य देखना, 12th हाउस देखना, और लेकिन गोचर से कैसे उसको पिन पॉइंट करेंगे? लग्नेश जब द्वादशेश या सूर्य से संबंध बनाए, हाँ ठीक है, हाँ। तो उस समय उसको वीजा मिलने की संभावना होगी। गोचर में जब जी, 12th लॉर्ड, लग्नेश अच्छा, का द्वादशेश से संबंध हो जाए। सिर्फ द्वादशेश की बात नहीं करेंगे, हाँ इसमें दशम स्थान भी आता है, ठीक है ना। जी, चूंकि द्वादशेश इसलिए मैंने बोल दिया क्योंकि वहां पे रहने वाली बात हो जाएगी। जिसको पीआर लेना है उसके लिए द्वादशेश, जिसको नौकरी करने के लिए जाना है उसके लिए लग्नेश और दशमेश का संबंध हो जाए, या लग्नेश और सूर्य का संबंध हो जाए। चूंकि वीजा सूर्य दिलाता, सरकार देती है, जी, तो उस समय पर हमको ये प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। जी सर। और ट्रांजिट अगर के, किसी, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। किसी को बहुत रुकावटें आ रही हैं बार बार वीसा, सब, हाँ, ये एक चीज और आप लोगों को बता देते हैं। ग्रह वीर्यानुसारेण फलम गेयम दशासुचौ। जी, हम 2 लाइन बोलते हैं याद रखने के लिए। तो भाई दशमेश में बल ही नहीं है और आप जबरदस्ती उसको वीजा दिला रहे हो, कहां से मिलेगा।
तो सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि उसके विदेश जाने का जो ताकत है, फोर्स है, वो अच्छा है, वो जा सकता है या नहीं जा सकता। जा सकता तब उसको वीजा देखेंगे, नहीं जा सकता तो नहीं देखेंगे। एक आदमी हमारे पास था, मैं बताता हूं, वो 4-5 हजार करोड़ का मालिक था। वो अपना बिजनेस समेट करके 200-300 करोड़ पे ले आया और सब ने वीजा के लिए अप्लाई किया हुआ था यूएस में। और 9 साल हो गए थे, 2 लोगों को वीजा मिली थी, बाकी लोगों को परिवार में वीजा मिला ही नहीं था। अब वो यहाँ अपना बिजनेस समेट लिया, 9 साल इंतजार कर लिया। तो पहले उसको पता कर लेना चाहिए कि हम सबको वीजा मिलेगा, हम सब अमेरिकन हो सकते हैं या नहीं, तो अच्छी बात होती, ठीक है ना। तो हम लोगों को सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि वो जो प्रश्न कर रहा है वो स्टूडेंट वीजा के लिए कर रहा है या नौकरी के वीजा के लिए कर रहा है, या वहां रहना ही चाहता है, परमानेंट वीजा चाहता है, ठीक है ना जी। तो उसके लिए परमानेंट के लिए तो पीआर वहां अप्लाई होता है, उसका भी प्रश्न आता है। तो इस 2 वीजा के लिए ज्यादा, या कोई घूमने फिरने के लिए जाना चाहता है उसके लिए वीजा डालना चाहता है। आप अगर टूरिस्ट वीजा यूएस के लिए लगाओगे तो भी रिजेक्ट कर देगा वो, ठीक है ना जी। तो क्या अलग अलग कॉजेज के लिए अलग अलग स्थान का लॉ अलग देखना अलग है? काउजेज के लिए अलग अलग स्थान। जैसे ही आप टूरिस्ट वीजा के लिए जाओगे तो आपको थर्ड से संबंध रखना पड़ेगा, जी। तीसरे स्थान को देखना। सर यहाँ थर्ड भाव नहीं देखना, थर्ड भाव देखना है, हमने कहा अगर हमको टूरिस्ट पीआर के वीजा लिए चाहिए, हाँ नहीं, टूरिस्ट टूरिस्ट वीजा के लिए नहीं, ऐसे ही किसी क्यों का देखेंगे भी, थर्ड भाव, हाँ, बताइए। कम्युनिकेशन वो ना कम्युनिकेशन करना ही नहीं है किसी को, डॉक्यूमेंटाइजेशन है। हाँ, डॉक्यूमेंटेशन ऐसा सब हाँ के लिए तो थर्ड भाव नहीं देखना। थर्ड भाव टूरिस्ट वीजा के लिए देखना है, अलग अलग के लिए अलग अलग देख लेना है। सर बाकी एजुकेशन के लिए 9th का देखना पड़ेगा, हायर एजुकेशन के एजुकेशन। लिए 5th के लिए देखें, 9th हाँ। के लिए ना देखें, 5th से देखें। और सर कभी कभी पेरेंट्स के लिए वीजा की बात आती है, पेरेंट्स को वीजा चाहिए जबकि उनका बेटा उधर वर्क कर रहा है, तो फिर उसको 9th से देखें, 4th से देखें। आप माता पिता यदि हैं तो 9th 4th दोनों में से कोई भी लगा लेंगे। अगर माता पिता दोनों को जाना है, किसी एक से भी मिल जाता है तो आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जी सर। जी शीला जी, जॉग जी। जी गुरुजी नमस्कार। मेरा एक छोटा प्रश्न है कि वो अष्टक वर्ग के डिटेल्स जब हम बनाते हैं तो मैंने ये पाया कि किसी किसी दिन कोई भी ग्रह एक भी अच्छा बिंदु नहीं दे रहा है, तो उस दिन को हम क्या बोलेंगे कि कोई अच्छा कार्य शुरू नहीं करे या इस प्रकार से मना करे? बिल्कुल उस दिन अच्छा कार्य शुरू नहीं ही करना चाहिए। तो इसके अलावा तो कुछ उसमें अशुभ बात हमको बोलने की आवश्यकता नहीं है? नहीं नहीं, बाकी तो मुहूर्त अलग चीज है, उसको तो देखना ही है। लेकिन यदि हमारे सारे ग्रह ट्रांजिट में कमजोर पड़े हैं, अंकहीन पड़े हैं, हाँ। जी तो वो जी हमारे हाँ। लिए कैसे अच्छा दिन हो सकता, ठीक है ना। ठीक है, तो उस दिन बस खा पी लेंगे, बड़ा अच्छा समय निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम उस दिन कार्य को ना करें तो चलेगा, मैंने रूटीन वर्क करे, विशेष कार्य नहीं करे, विशेष कार्य नहीं ऐसा करें। बोले। जी जी गुरु, यही प्रश्न है। थैंक यू गुरु जी। जी राकेश कौशल जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। गुरु जी अभी आपने धन के लिए बताया, जैसे चंद्रमा शुक्र और गुरु से देखने के लिए, तो कोई ऐसा होता है कि जैसे धन तो उसके पास बहुत है लेकिन रहता गरीबों की तरह है, उसको कैसे देखा जाए? बिल्कुल ऐसे फटे हाल में रहेगा, धन बहुत है लेकिन कंजूस आदमी, मतलब उसको कैसे समझे गुरु जी? उसका शुक्र खराब होगा। आप जितना भी पत्रिका देखेंगे 100 में से 99 पत्रिका का शुक्र खराब होगा। और गुरु जी धन भी तो शुक्र ही देगा, विपुल धन शुक्र देगा। ठीक है, विपुल धन की बात, विपुल धन वाले कहीं ना कहीं से आपको दिख जाएंगे। ये मीडियोकर्स होते हैं, जिसके पास धन होता है लेकिन वो बिल्कुल ही फटे हाल रहते हैं। किसी भी तरह से, न कपड़े से आप, न चेहरे से आप, न जूते से आप, न चाल ढाल से आप पहचान सकोगे। तो उसका शुक्र खराब है, धन होते हुए भी वो उसको भोग नहीं पा रहा है, ठीक है ना।
तो ठीक है। पहला तो यही होगा कि चतुर्थ भाव शुक्र भी खराब देखेंगे हो। गुरु जी। चतुर्थ भाव तो फिर वो तो उसी में सुखी रहता है ना, कि मैं तो खुश हूँ, बस मेरे पास धन है, बहुत है, खुश हूँ। नहीं, फिर उसका सप्तम देखेंगे। चतुर्थ क्यों देख, चतुर्थ सुख के लिए देखते हैं, हाँ जी, सांसारिक सुख नहीं ले रहा है ना वो। अच्छा, सप्तम देखेंगे। वो सांसारिक सुख नहीं ले रहा है कि वो फटे ठीक है, हाल ठीक है, रहता है, ठीक है ना। ठीक है। चलिए, अच्छा प्रश्न था। देखिए ना, आते हैं सब लोग तो अच्छा अच्छा प्रश्न लेकर के आते हैं। अनिल दहिया, क्या हाल चाल है दहिया? अनम्यूट कर लो पहले। प्रणाम गुरुजी। हाँ, कैसे हो? आपका आशीर्वाद है सब गुरुजी। चलो, बढ़िया चल रहा है सब। हाँ, सब बढ़िया है गुरुजी। चलो, बताओ। गुरुजी, प्रश्न एक्चुअल में मैं जो करना चाह रहा था वो पहले आ गया। वो षडाष्टक के विषय में प्रश्न था, जब आपने कह दिया था आगे तो मैं हाथ नीचे करना भूल गया। लेकिन मैं मोटे तौर पे सिर्फ यही जानना चाह रहा था, ये षडाष्टक जो है 6, 8, 12 में बना, उसका प्रभाव अलग, और केंद्र त्रिकोण में बना तो अलग, तो थोड़ा उसी पे। न दो बात समझो। हाँ, 6, 8, 12 6, 8, 12 भाव सुन से तो बना। लो पर। हाँ, बात सब मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा जी। समय लेता हूँ, कुछ हमको लगता है कि सोचने लगता हूँ, इसीलिए समय लेता। हम बोले कि 6, 8, 12 में बना, ठीक है, और बना क्या, 6, 8 बना। तो दो बार 6, 8, 6, 8 बोल लिया। और अब क्या कहते हैं, 6, 8 बना लेकिन केंद्र त्रिकोण में बना। तो ये जो केंद्र त्रिकोण आ गया ना, ये वाला तो पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब आधा ही निगेटिव हुआ। पहले 2 बार 6, 8 हो गया, एक जेन्युइन षडाष्टक, 6ठे 8वें 12वें में ग्रह बैठा था, और दूसरा हो गया कि रियल में वहां षडाष्टक भी बना है। मतलब दोनों दोनों रियल है कि 6ठे 8वें में, और गिनती में भी 6ठा 8वां है। यहाँ गिनती में तो 6ठा 8वां है, लेकिन रियल में वो केंद्र त्रिकोण है। तो जो ग्रह, हम हमेशा क्या कहते हैं, स्थिति के अनुसार फल देगा। ये दिमाग में हमेशा रखो, ग्रहानाम च स्वभावेन स्थान स्थिति बसेन च। तो जब वो एकादश में रहेगा तो एकादश का फल करेगा, भले ही षडाष्टक में हो वो। 9th में रहेगा तो 9th का फल करेगा, भले ही षडाष्टक में हो वो। लेकिन हमने क्या कहा कि अब तीसरे से देखो, चौथे से देखो, 9th से देखो, सबसे सप्तम से देखो, जिससे वो षडाष्टक में चला गया, या जो ग्रह अंतर्दशा नाथ है, वो ग्रह पत्नी का कारक है, पति का कारक है, भाई का कारक है, बहन का कारक है, माता का कारक है, पिता का कारक है, पुत्र का कारक है। जिसका कारकत्व उसके पास होगा उसको जरूर कष्ट होगा, ठीक है। मैं इसके ऊपर आऊंगा, लेकर के आऊंगा। ठीक है, तो ये समझना है। तो ये हमको लगता है कि बहुत क्लियर हुआ होगा। जी जी जी। बाकी जो नहीं हुआ है तो वो आगे देखेंगे। जी। अब सुधा बताओ, पहले तो हाल चाल बताओ। गुरुजी प्रणाम। हाँ, मैं ठीक हूँ गुरुजी। हाँ, अब बताओ, प्रश्न बताओ। जी, अभी एक ट्रांसफर का पूछा था केस मैम ने। तो गुरुजी, अगर लग्न से तीसरा भाव और छठा भाव एक्टिव हो दशा से, तो इसको ट्रांजिट में कैसे कंफर्म करें हम? ट्रांजिट में लग्नेश का संबंध यदि द्वादशेश या षष्ठेश से हो जाए तो ये रिजल्ट आ जाएगा। ओके। इसमें थर्ड लॉर्ड, तीसरे स्थान को नहीं हम इम्पोर्टेंस देंगे? तीसरा स्थान नहीं, द्वादश देख रहे हैं ना, यहाँ दशम से तीसरा देख रहे हैं। तो जो बिमला जी ने पूछा था वो द्वादश से संबंधित प्रश्न था, मीनू ने पढ़ा दिया द्वादश, ठीक है ना। तो अब हमारे पास मैसेज में भी एक प्रश्न आया था, अनीता ने दिया था, उसके ऊपर आया होगा मैसेज कि ये वाला चीज मीनू जी ने पढ़ाया है। तो ठीक है, अच्छा है, बहुत कुछ हम भी पढ़ाते रहते हैं, तो और पढ़ाते रहेंगे, रोज अलग हो जाएगा, ठीक है ना।
कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए रोज मिल जाएगा, इसीलिए चिंता करने की जरूरत नहीं। ठीक है। और गुरुजी जब हम कहते हैं कि सूर्य और चंद्रमा को अष्टम के स्वामी होने का दोष नहीं लगता, जब ऐसी स्थिति में ऐसे सूर्य और चंद्रमा किसी भाव में जाकर स्थित होते हैं तो वहां पर वो किस प्रकार की हानि नहीं करते, ये समझ नहीं आता। वो उस स्थान, जैसे मान लो अष्टम का स्वामी सूर्य है और हाँ। चतुर्थ में जाके बैठा, तो तुम्हारे माता का एक्सीडेंट नहीं होगा। ठीक है। माता को दीर्घ रोग नहीं होगा, अष्टम से दीर्घ रोग की बात करते हैं, समझ गया। तो ये जो अष्टम के बुरे परिणाम हैं वो प्राप्त नहीं होगा, तो अब सूर्य का परिणाम प्राप्त हो जाएगा। सूर्य जो ग्रह के रूप में अशुभ है उसका परिणाम प्राप्त हो जाएगा कि आपको हो सकता है कि माता से दूर रहना पड़े, हो सकता है कि आपको चतुर्थ स्थान से संबंधित प्रॉपर्टी खरीदने में प्रॉब्लम आए, तो इसके लिए अष्टम को दोषी नहीं मानेंगे, इसके लिए सूर्य को दोषी मानेंगे, क्योंकि सूर्य में सेपरेटिव इफेक्ट देने का ताकत है। तो यहाँ पे जो लोग कंफ्यूज करते हैं कि अष्टम का स्वामी होने के बाद भी प्रॉब्लम देता है, नहीं, वो प्रॉब्लम इसलिए दे रहा है कि आप साधारणम विशिष्टस्य दशानाम द्विविधम फलम, तो ये हम हर आप लोगों के स्पेशल क्लास में बोलेंगे, आप लोग देखिएगा कि सूर्य का तो साधारण फल है ना, एक दूसरे से अलग कर देना, अलगावकारी प्रभाव, सेपरेटिव इफेक्ट, तो सूर्य के उस प्रभाव को आप भोग रहे हैं, ना कि अष्टम के स्वामी होने के प्रभाव को। तो ये डिफरेंस आपको समझना होगा। क्लियर हुआ सुधा? गुरुजी फिर इसी तरह से मैं छठे का स्वामी, 12वें का स्वामी और दूसरे स्थान के स्वामी को भी अगर दोष मुक्त देखूं तो नहीं, उस इसमें 8वें और 12वें और दूसरे को एक ग्रुप में रखो, छठे को छोड़ दो। ओके, क्लियर हुआ? पहले दिमाग में बिठा लो, 8वें 12वें दूसरे को एक ग्रुप में रखेंगे, छठे को छोड़ देंगे अशुभ नाथ के रूप में, तीसरा, छठा और 11वां के रूप में। ठीक है। अब कर्क लगन में गुरु की मूल त्रिकोण राशि छठे स्थान में होती है और दूसरी राशि मीन राशि 9वें स्थान में होता है, उसके बावजूद भी गुरु बहुत अच्छा फल नहीं करता। कन्या लगन में शनि पंचम का स्वामी होता है और मूल त्रिकोण राशि उसका छठे स्थान में होता है, तो यहां शनि पंचमेश होकर के भी बहुत अच्छा फल नहीं करता, इसीलिए छठे को छोड़ करके चलने के लिए बोला था। तो आगे अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर यदि ऐसे शनि की दशा आ जाए, ऐसा शनि यदि चतुर्थ में बैठा हो कन्या लग्न में, तो वो लिटिगेशन दे सकता है, वो प्रॉपर्टी विवाद दे सकता है, क्योंकि वो छठे में बैठा, छठे का स्वामित्व तो रखता है। ठीक है ना? जी जी। और तो अगर सेकंड लॉर्ड, गुरुजी अब इसी रूल से अगर सेकंड लॉर्ड यदि दोष मुक्त हो जाए तो यानी वो मारक प्रभाव नहीं देगा? नहीं रखेगा। सेकेंड लॉर्ड दोष, जैसे सेकेंड लॉर्ड यदि पंचम में है तो हम कह सकते हैं कि हमारे पुत्र को परेशानी हो सकती है, बात समझना। जबकि हम इसको बहुत ज्यादा डायरेक्टली पढ़ाते नहीं, क्यों? क्योंकि इसका इफेक्ट बहुत डायरेक्ट होता नहीं। ठीक है ना? अगर सेकेंड लॉर्ड साहचर्य के नियम से त्रिकोण आदि का स्वामी या लग्नेश का मित्र हो जाता है तो उसको दोष नहीं लगेगा। तो दोष नहीं लगेगा तो क्यों वो सप्तम में बैठ के पत्नी के लिए मारक, चतुर्थ में बैठ के लिए माता के लिए मारक नहीं बनेगा। ठीक है ना? लेकिन यदि सेकेंड लॉर्ड मंगल हो और वो सप्तम में बैठ गया तो पत्नी के साथ तो लड़ाई झगड़ा देगा ही। तुम सोचोगे सेकेंड लॉर्ड होने की वजह से दे रहा है, नहीं, वो मंगल होने की वजह से दे रहा है। क्लियर हुआ? अच्छा, नहीं, ये इस तरह का बात जो है भारत में ज्योतिषियों को, मैं तो अपने संसार की बात करता हूं, विदेश की बात छोड़ दो, भारत में ज्योतिषियों को 99.99% ज्योतिष कंफ्यूज्ड है इस मामले में। इसीलिए तुमको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हमको मंगल का भी गुण स्वरूप देखना होगा ना, सिर्फ सेकेंड का गुण स्वरूप देख के काम थोड़ी चलेगा। बिल्कुल। सेकेंड के तो हम तात्कालिक स्वामी हैं,
रियल में तो सेकंड का स्वामी भी शुक्र है, हम हैं भी नहीं, समझ रही हो? तो फिर हमारे गुण स्वरूप तो हमारे साथ ही चलेंगे ना। स्वामित्व तो बदलेगा, गुण कैसे बदलेगा? बिल्कुल। मान लो एक आईएएस है, वो पटना में पोस्टेड है और उसका ट्रांसफर फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट में हो गया, भागलपुर में हो गया, तो ये तो बदल जाएगा, लेकिन आदमी थोड़ी बदलेगा, उसका व्यवहार नहीं बदलेगा। उसको इसीलिए ट्रांसफर किया गया क्योंकि वो घूस लेता था, तो यहां से उठा के छोटे डिस्ट्रिक्ट में डाल दो, वहां जाएगा तो वहां वो क्या घूस लेना छोड़ देगा? वो वहां भी घूस लेगा। बात समझ में आई ना? तो स्थान का स्वामित्व हो जाने पर भी, मंगल भाग्येश होने पर भी एक्सीडेंट दे सकता है। तो यहाँ स्थान अलग, स्थान का स्वामित्व बदलने पर भी ग्रह अपने गुण धर्म को नहीं छोड़ते। ये एकदम से नोट कर लो, मोटी मोटी बातों। ठीक है, चलो बहुत अच्छा। विशाल गुरुजी एक गोस्वामी, प्रश्न और, हाँ, और कर लो कर लो। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। हम कहते हैं कि क्योंकि शनि कालपुरुष में 11th हाउस का लॉर्ड होता है, तो वो जहां पर भी स्थित होता है वहां पर वृद्धि करता है। तो गुरुजी फिर वो अपने अशुभ प्रभाव कैसे देता है उस स्थान में? उस स्थान में अशुभ प्रभाव नहीं देता वो, कोई अशुभता नहीं देखेंगे। बात पूरा हो जाने दो। वो वृद्धि कराता है उस स्थान की, ठीक है ना, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसका जो साधारण गुण है, उसका जो गुण स्वरूप है कि एकादशेश होने के कारण वृद्धि होगा, तो ये तय मान करके चलो कि उस स्थान की वृद्धि होगी। लेकिन वो रुकावट भी देता, अड़चन भी देता, समझ रही हो, दुख भी देता। तो हो सकता है कि आप मकान 2 बना लो, चतुर्थ में बैठा है, लेकिन आपके माताजी को बीमारी हो गई, ये संभव है। बात समझ में आई? वो अपने कैरेक्टर से बीमारी देता तो वो हमारे माता को ही देगा ना, मकान में कौन सी बीमारी लगनी? मकान को तो वो दे देगा हमको साधारण तरीके से, एकादशेश के प्रभाव की वजह से। तो भाव, अच्छा वो भी क्या है, बात को समझना है कि इसी को हम जाकर के ना देखेंगे कि कब वो चंद्रमा के साथ जा रहा है और कब वो चतुर्थेश के साथ जा रहा है, ठीक है ना। गोचर की बात कर रहे हैं तो चंद्रमा घूम घूम के उसके पास आएगा। इसका मतलब है कि माताजी बीमारी मांगते रहेंगे कि तुम तो चतुर्थ में बैठे ही हो, मैं बराबर तुमसे मुलाकात महीने में एक बार कर ही लेती हूँ, तो हमको तो महीने में एक बार बीमार पड़ ही जाना है, चाहे सर्दी जुकाम ही क्यों ना हो। कई लोगों को सुनते होंगे कि कुछ न कुछ होते रहता है, उसका कारण ये हो सकता है। तो हमने कहा, फिर वही बात तुम्हारे लिए कहेंगे कि वो रियल में वृद्धि का कारक है, क्योंकि काल पुरुष के पत्रिका में एकादशेश है, समझ रही हो ना। तो वो वृद्धि कराएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उसका अपना जो स्वभाव है वो घर पे थोड़ी रख के आएगा, वो भी साथ में लेकर के चलेगा। आपको मकान दिलाएगा, लेकिन जो मकान गए, पैसा पेमेंट किया, रजिस्ट्री कराया, हो गया, लेकिन गए पैसा पेमेंट के, पता चला एक खरीदार और खड़ा है या एक बेचने वाला हिस्सेदार और खड़ा है। अब उसको पहले सॉल्व करो, एक क्वेरी आ गई सामने, उसको सॉल्व करो, फिर जाकर के मकान होगा, ठीक है ना। तो शार्प वृद्धि 9th लॉर्ड ही दे सकता है और गुरु ही दे सकता है, समझ रहे हो ना, कि एकदम स्मूथली हमको आगे लेके चला गया। उसके लिए 9th लॉर्ड और गुरु विशेष रूप से कारक है, बाकी और सब जो है वो थोड़ा आपको, हाँ ठीक है, समझ में आ गया सुधा? हाँ जी सर, थैंक यू। तो हम जितना बोलते हैं ना, इतना तुमको बोलने के लिए आना चाहिए। हम प्रश्न करें तो तुम भी 5 मिनट में जवाब दो, 1 मिनट में जवाब मत दो, तब जाकर के ज्योतिष आएगा। ज्योतिष होना बहुत सरल है, ठीक है ना।
लेकिन ज्योतिष में हर सवाल को सॉल्व करना बहुत मुश्किल है। आप लोग जानते हो कि बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूशन है हमारे भारत देश में, जिनके पास हजारों की संख्या में स्टूडेंट हैं। हमारे पास तो 20-30 स्टूडेंट होते हैं। वहां 2 साल पढ़ाई पढ़ाया जाता है, लेकिन फलित से दूर रहते हैं। क्यों? इतने सवालों का जवाब वो देगा कैसे? ठीक है ना। और जवाब से आप संतुष्ट हो, जवाब वो होगा ना। तो वहां 5 लोग मिल करके कोई मैथमेटिक्स पढ़ा दिया, कोई ध्रुवांक पढ़ा दिया, कोई कुछ, जो जिसको समझ में आता है पढ़ा देता है, और कहता है कि हम तो मेडिकल भी पढ़ा देते हैं, जेमिनी भी पढ़ा देते हैं। और लोग मेरे पास आते हैं कि गुरुजी 2 साल अपना फालतू में बर्बाद कर लिया, फर्स्ट क्लास पास हुए, गोल्ड मेडल मिल गया, लेकिन आता कुछ नहीं है। तो हम वही कहेंगे कि हमारे विद्यार्थी कहीं जाए तो ये न कहें कि हमें कुछ ना आता है। जितना पूछना है आप, कोई स्पेशल क्लास में ना, ऐसे भी फोन करके पूछ सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जवाब ले लो, अंधेरे में मत रहना। ठीक है ना। जी विशाल गोस्वामी जी बताइए। गुरुजी गुरुजी मेरा सवाल ये है कि जैसे प्राथमिक शिक्षा और उसके बाद में जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बाद में यदि किसी को मेडिकल में जाना है या इंजीनियरिंग में जाना है या किसी स्पेशल फील्ड में जाना है, इसको किस हाउस से और कैसे देखा जा सकता है? इसको पंचम से ही देखेंगे, पंचम पंचमेश। और यहां अब बुध को नहीं लेंगे, अब यहां गुरु आ जाएगा, कारक के रूप में भी और दाता ग्रह के रूप में भी। ठीक है ना। अब यहां पंचम का बलवान होना जरूरी है, और पंचम के काल पुरुष के पत्रिका में जो पंचमेश सूर्य होता है उसका भी बलवान होना जरूरी है, तब आपको सक्सेस है। ठीक है। पता चला कि पंचम पंचमेश कारक तो बड़ा अच्छा था, फिर सक्सेस क्यों नहीं मिला? आप अब घूमते रहो, आपको पता ही नहीं है सक्सेस क्यों नहीं मिला। आप पलट करके देख तो लो कि सूर्य की हालत क्या है, अपने पता चल जाएगा कि क्यों सक्सेस नहीं मिला। तो हम जो हमेशा कहते हैं कि मैं जो श्लोकार्थ लिखे हुए थे ऐसा क्यों लिख दिया, मैं इस चीज को समझने का कोशिश किया हूं जीवन भर। लिखा वो मतलब नहीं था हमको, ऐसा लिखा क्यों? हम यहां पंचम की चर्चा कर रहे हैं, ये सूर्य कहां से ले आया? पत्रिका धनु लगन की है, इसमें सूर्य पंचम से क्या संबंध रख रहा है, क्यों ले आया? लेकिन तब पता चलता है कि नहीं, काल पुरुष के बिना तो आप अधूरे हो। ठीक है ना। तो इसीलिए आप लोगों को ये बात समझना है कि भाव भावेश कारक के साथ साथ काल पुरुष में जिसको उस भाव का उत्तरदायित्व मिला हुआ है उसके स्वामी की स्थिति क्या है। ठीक है ना। तब जाकर के आप सही रिजल्ट पर पहुंच पाओगे। क्लियर हुआ? यस सर। लेकिन इसमें शरद, स्पेसिफिक, इसमें यदि और अंदर तक जाना चाहें कि ये मेडिकल में जाएगा या इंजीनियरिंग में जाएगा या आर्ट्स में जाएगा या म्यूजिक में जाएगा, उसको और आइडेंटिफाई करने के लिए वही पंचम पंचमेश वाले से ही ना इसको आइडेंटिफाई करने के लिए पत्रिका में बलवान ग्रह कौन है, किस ग्रह को भोग लिया है, दशम में कौन स्थित है, ये सब अलग से देखने की जरूरत है। ठीक है। तो ये हम क्लास में पढ़ाते हैं, वहां आपने एक बार रिपीट कर लीजिएगा फिर बता दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जीवेश जोशी, तुम्हारे पास सवाल क्यों है? तुम तो गुरुजी नया बालक हो, तुम्हारा तो दिमाग टनाटन होना चाहिए। प्रणाम गुरुजी। हाँ प्रणाम। गुरुजी ये जो सबसे बलवान ग्रह पत्रिका में रहता है, इसको लेकर के थोड़ा सा ना समझ नहीं आता है। जैसे आपने कहा था कि सबसे बलवान ग्रह जीवन भर प्रभाव अपना रखता है, और मेडिकल में जैसे कहा था कि बलवान ग्रह बीमारी भी अपने अनुसार दे सकता है। तो बीमारी में ये जो ग्रह है पीड़ित होना या 6-8-12 में होना जरूरी है या केंद्र नहीं त्रिकोण? नहीं जी
अच्छा, जो तुम्हारे घर में सबसे बलवान है वो तुम्हारे घर में शादी की बात सोच सकता है, ऊपर एक महल और बनेगा कि नहीं बनेगा उसके विषय में सोच सकता है, पढ़ने के लिए कोई बच्चा इंग्लैंड जाएगा कि नहीं उसके विषय में सोच सकता है, और किसी सामने वाले से लड़ाई हो गया तो क्या करेगा, अपने रूम में बंद हो जाएगा। कि लड़ाई करने में भी वो सबसे आगे वही रहेगा। जी तो उसी तरह से हर जगह पे वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। तो ये देखा गया है कि उसके वजह से आपको उस उस चीज का भी आपको निगेटिव भी, बलवान होने के बाद भी उस निगेटिव परिणामों में भी वो हस्तक्षेप करेगा। ठीक है ना। एक लड़की है जिसका चंद्रमा बलवान है, इतना बलवान है कि पूछो मत। एक तो एक तीसरे स्थान में है, चतुर्थ में दिग्बली होता है, ऊपर में नवम में बैठे शुक्र बुध गुरु से दृष्ट है, तो बहुत बलवान हो गया। लेकिन पंचम में मंगल राहु है और शनि और केतु जो है सो एकादश में है, तो उसका विवेक शून्य हो गया। समझ गए। जी जी गुरुजी। वो किसी से लड़ाई नहीं करती, अपने माता जी को देखना ही पसंद नहीं करती, उससे बहुत लड़ाई झगड़े होते, उसके लिए बहुत एरोगेंट है। चंद्रमा इतना बलवान है तो माता को तो हमेशा गले लगाना चाहिए, लेकिन उसको माता से ही लड़ाई होती। और ये मैं तब बोल सका जब मैं इस बात को जानता था कि इसको माता से प्रॉब्लम होगी। तो आप लोगों को भी धीरे धीरे इसी तरह से अनुभव बढ़ता रहेगा। हमको लगता है कि हमको क्लास महीने में एक जरूर लेना पड़ेगा, प्रश्न बहुत हो जा रहे हैं। ठीक है, शरद शर्मा जी बताइए। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। गुरुजी, जैसे कई बार ऐसा होता है कि ग्रह की स्थिति ठीक नहीं है, वो 6-8-12 में है या पीड़ित है, लेकिन षड्बल में वो ग्रह मजबूत है। तो मतलब ऐसा होगा कि उसको बार बार उस रिलेटेड चीज से फेलियर मिलता रहेगा, लेकिन वो कोशिश करता रहता है। जी हाँ। लेकिन गुरुजी कई बार ऐसा होता है कि ऐसी कुंडली आती है जिसमें ग्रह की स्थिति बहुत अच्छी है और बचपन से कोई प्रॉब्लम है, जो हो सकता है पूर्व जन्म की कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन षड्बल में सारे ग्रह मजबूत दिखाई देते हैं। तो इसको कैसे समझे गुरुजी? अलग क्लास लेना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर भी 2 मिनट में समझने का यदि प्रयास कर सकते हैं तो करिए, हम बोलने का प्रयास करते हैं। जन्मकालीन दशा हम हर क्लास में पढ़ाते हैं। तो जन्मकालीन दशा ही प्रतिकूल मिल गया, उसके बाद जो दशा क्रम मिला वो प्रतिकूल मिल गया, तो आप आगे बलवान ग्रह है या और कुछ है, आप क्या प्राप्त करोगे? अगर बहुत बलवान है तो जीवन भोग लोगे, जी लोगे, लेकिन तड़प तो वही रहेगी ना कि ये गुरु की दशा है, गुरु उच्च का है, लग्न में स्थित है, हमको ये मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा। क्यों? बचपन में षडाष्टक की दशा भोगा, उसके बाद दशाक्रम उल्टा भोग लिए, अब आकर के आपको यदि अच्छी दशा कोई मिल जाती है तो आप सोचोगे कि आप सब चीज हासिल कर लोगे, तो ये मुश्किल काम है, ये संभव नहीं है। ठीक है ना। इसी को विस्तार दीजिए, आप बातों को समझ जाएंगे। ठीक है ना। ठीक है गुरु। अच्छा प्रश्न रखा, अच्छा आपने, तो हमको लगता है कि विस्तार भी अच्छा दे पाएंगे। दिलीप तिवारी। गुरुवर प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी, बुध का स्वतंत्र कारतत्व है, जिसके स्वतंत्र युति के साथ रहेगा तो युति का फल करेगा ना। युति के साथ तो सब रहेगा तो युति का फल करेगा। बुध का कैसे देखें गुरुवर? बुध भी जिसके साथ युत रहेगा उसका फल कर सकता है। अंतरदशा में? अंतरदशा में फल करेगा। उनका कारतत्व लेगा ना बुध, कि अपना किसका? स्वतंत्र कार युति का? युति का भी कारकत्व लेगा और अपना स्वतंत्र कारकत्व को छोड़ थोड़ी देगा, उसको भी रखेगा। जी जी जी। उसके बाद रिजल्ट करेगा। ठीक है ना। जी गुरु।
ठीक गुरु, ठीक प्रणाम। डॉक्टर भारती अनेजा रिपीट हो रही हो, बताओ। मुझे लगा गुरुजी मैंने ही शुरू किया था, मैं ही अंतिम कर दूं। नहीं सर, इसलिए मुझे भी एक पूछना है। जी माधुरी जी। मुझे भी एक पूछना था गुरुजी बस एक छोटा सा एक मिनट, प्रश्न। जी हाँ बोलो, छोटा सा प्रश्न बोलो। हाँ गुरुजी, एक ये क्वेश्चन था मेरा कि मैंने ऐसी कुंडली देखी, आपने हमेशा बताया कि जिसकी एडी चल रही हो या जो ग्रह बहुत ज्यादा कमजोर हो, उसकी हम लोग रेमेडीज बताते हैं कि आप इसके उपाय करें। लेकिन अगर मान लो जैसे सपोज करो गुरु की अंतर्दशा चल रही है और गुरु गुरु जो है वो राहु शनि से पीड़ित हो, यानी कि जो ग्रह उसको पीड़ित कर रहे हैं, तो क्या हम उन पीड़ित वाले करने वाले ग्रहों को कंट्रोल करें तो वो तो अपने आप ठीक हो जाएगा गुरु तो? क्या ऐसा कर सकते हैं हम? ऐसा कर सकती हो, लेकिन हम यहाँ कहेंगे कि पीड़ित गुरु को किया है तो गुरु को ज्यादा ताकत दे दो, ठीक है ना। अर्थात उसके मंत्र जप करो, उसका दान आदि करो, ठीक है ना, तो उसका लाभ ज्यादा मिलेगा। ठीक, ठीक है, तो तो हम यहाँ दूसरे शब्द में कहना चाहेंगे कि कोई भी ग्रह, मान लीजिए कि हम 9वीं या 10वीं पास कर सकते हैं, लेकिन बड़ा अड़चन है, मंगल राहु का प्रॉब्लम हो गया, तो अब हमको 10वीं पार करना है, तो हमको चतुर्थ स्थान या उसके स्वामी या उसमें जो भी बैठा ग्रह है जो हमको पास करा सकता है, अर्थात बुध पास करा सकता है, तो हम बुध की रेमेडी ले लें, तो आप उस फल को फर्स्ट डिवीजन नहीं करोगे, सेकेंड डिवीजन कर जाओगे या पास हो जाओगे, जो भी होगा कर जाओगे। लेकिन यदि इतना पीड़ित है कि हमको लिखा ही नहीं कि हम 10वीं कभी पास कर सकते हैं, तो उसको आप कैसे पास कराओगे? तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि ये रिजल्ट हो सकता था यदि ये पीड़ित न होता। ये बात फिर कभी विस्तार में लेकर के जाएंगे, आज संक्षेप में समझो कि ये रिजल्ट हो सकता था यदि ये पीड़ित न होता, तो उसकी पीड़ा दूर करने का, अर्थात उसको बल देने का, उसका हाथ पांव जोड़ने का, चाहे वो पीड़ित करने वाले ग्रह हों या पीड़ा प्राप्त करने वाले ग्रह हों, हमको जो समझ में आता है वो करें, ताकि हम उसको पीड़ा से बाहर निकाल सकें और उसका रिजल्ट हम कुछ प्राप्त कर सकें। जैसे कि और अभी आपको रेमेडिकल एस्ट्रोलॉजी का कोर्स फिर से आ रहा है, आपके फरवरी में, शायद 8-9 फरवरी को अनाउंस किया है। तो उसमें क्या है कि हम होरा पराशर शास्त्र से ही आधा रेमेडी बताते हैं, आधा रेमेडी अपने अनुभव से बताते हैं। तो उसमें ये क्लियर बता देते हैं कि किसका रेमेडी करना आपके लिए जरूरी है, ठीक है ना, और क्यों करना जरूरी। अगर जरूरी नहीं है तो हमको परेशान होने की जरूरत नहीं, और जरूरी है तो उसको छोड़ने की भी जरूरत नहीं है, कर लेना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हो गया। जी माधुरी जी बताइए। एक सवाल मेरा भी है प्रणाम गुरुजी। सर। प्रणाम सर, मुझे जी ये पूछना कोटा जी था। ले लेंगे। हाँ, मुझे ये पूछना था सर, जब कभी टर्मिनेशन का प्रॉब्लम दिखता है, उस लड़के को टर्मिनेट किया है ऑफिस से, तो तीसरा घर उसका एक्टिवेट था, दिखता था वो सब, तो लेकिन उसको विदिन 1 मंथ नौकरी जॉब चाहिए, तो सेकेंड या 6th भाव वो तो एक्टिव होना चाहिए ना, या और कौन सा अब तरीका है? दूसरे नौकरी के लिए सेकेंड और 6th एक्टिव होने का जरूरत नहीं है। हाँ, 6th हाउस की जरूरत नहीं है। किसी की दूसरे की भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ओके। दूसरे नौकरी के लिए अब नौकरी छूटा ना हमारा 6ठे के पीरियड में, हाँ तो यदि हमारे अंदर बल है, हाँ, सामर्थ्य है, तो सामर्थ्य, नौकरी वाला सामर्थ्य कहाँ से पता चलेगा? दसम से। हाँ, भाव में दसम बल बलवान है, दसम का पोजीशन अच्छा है, तो उसी 6ठे में हम दूसरी नौकरी ले लेंगे, भले ही वो अच्छा हो या ना हो। और लेकिन वो दशमेश जाके 6ठे में बैठा है, हाँ ठीक है, तो कोई उसका दिक्कत भाव कम हो जाएगा ना, तो फिर थोड़ा। हाँ थोड़ा सा जरूर कमजोर होगा, लेकिन फिर भी हम जहां से हानि देखेंगे लाभ वहीं से देखेंगे। बात को समझिएगा, अगर हम सुख चतुर्थ से देख रहे हैं
तो वही दुख को चतुर्थ से ही देखें। हाँ कई लोग हाँ दुख देखने के लिए 8वां स्थान चले जाते हैं, अरे मत जाओ, वही से देखेंगे। ठीक है ना। तो वहीं से देखें। तो इसीलिए छठे ने यदि नौकरी लिया, उसका टर्मिनेशन हुआ, तो संभव है कि छठे की ही दशाओं में नौकरी मिल जाए, भले ही वो बहुत अच्छा ना हो। लेकिन अगर जस्ट उसके बाद अष्टम में बैठे ग्रह या एकादश में बैठे ग्रह की अंतर्दशा आ रही है, तो उसमें वो फिर आगे निकल जाएगा। नंबर 1। नंबर 2 कि अब यहाँ पे ना ट्रांजिट महत्व रखता है। नौकरी जाना या नौकरी पाना, ये दोनों छठा बता सकता है, ठीक है। दशम से छठा जी हाँ, दशम से छठा, लग्न से छठा, जो भी कहना, नौकरी जाना नौकरी पाना दोनों बता सकता है। तो क्या लग्न से तीसरा स्थान हो गया, तो क्या लग्नेश तीसरे में ट्रांजिट कर रहा है, या गुरु तीसरे स्थान से 5वें या 9वें में ट्रांजिट कर रहा है, तो हमको जो है सो वहां जाकर के दूसरी नौकरी का रिजल्ट मिल सकता फिर है। से और एक बार, गुरु कहाँ से? क्या तीसरे में लग्नेश आया गोचर करते हुए, या 10वें में लग्नेश आया गोचर करते हुए? बात समझिएगा। जिस जिस स्थान से नौकरी मिल सकती है, क्या उस स्थान में लग्नेश गोचर बस जा रहा है, तो उस समय नौकरी मिलने की संभावना है, नंबर 1। नंबर 2, जिस भाव से नौकरी मिलने की बात करेंगे, क्या उस भाव से ट्रांजिट का गुरु उससे 5वें या 9वें बैठा है, या समसप्तक में बैठा है, तो हमको नौकरी भी दिला देगा। तो ये बात है। तो ट्रांजिट के लिए भी कोर्स आ रहा है, आप लोग सबको पता है। हर बैच के 2-4 लोग जिद करते हैं। अभी डेट अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन लोग नाम लिखाना शुरू कर दिए कि गुरुजी ट्रांजिट में तो एकदम रखो। क्योंकि मैं एपीए में ट्रांजिट पढ़ाता हूँ, जो मेदनी पढ़ते हैं वहां पढ़ाता हूँ, प्रश्न में ट्रांजिट पढ़ा देता हूँ। लेकिन उसके मीनू बावजूद जी भी अच्छे प्रैक्टिस की है हमारी। मीनू जी ने के पास 2 बार गई ना, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो गई उधर। बहुत अच्छा। फिर भी कुछ ना कुछ रह जाता है। बिल्कुल, कोई बात नहीं है वो, उसके लिए हम आप लोगों को बोले ही हैं कि लाइफ टाइम एक्सेस है हमारे साथ, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ तक आप लोगों को ये मान करके चलना है कि भगवान से यही विनती कीजिएगा कि हमको सामर्थ्य दे दे कि मैं महीने में 1 क्लास आप लोगों का ले सकूं, ठीक है। तो अगर 1 क्लास लेता रहा तो प्रश्न समाप्त होते रहेंगे धीरे धीरे, ठीक है ना। तो मैं आज ये अपने विषय को यह नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो 5 मिनट में समझाने वाला सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो अच्छा है कि आप लोगों का क्वेरी लिया और उसको आप लोगों की जिज्ञासा शांत की, और जितने लोग जुड़े सबको कुछ न कुछ लाभ जरूर मिला होगा। जी सर। आप लोगों को एक चीज और कहेंगे कि जिन लोगों को आदत नहीं है हमारे YouTube चैनल को देखने का, तो वो आदत बना लीजिए कि जो लेटेस्ट वीडियो आता है उसको जरूर देखिए, ठीक है ना। पीछे देखिए और भी अच्छा। तो आपके बहुत ऐसे सवाल हैं जो कि मैं कई बार समझा चुका हूं, ठीक है ना, फिर भी हैं। वो क्यों है? क्योंकि आप वहां तक पहुंचे नहीं हो। YouTube में एक चीज की स्वतंत्रता है कि एक छोटे से बातों को बताने के लिए हम उसमें पूरा 10 से 15 मिनट का टाइम लेते हैं, तो आप बहुत क्लियर कट समझ सकोगे। वहां क्लास में एक सिलेबस टारगेट रहता है दिमाग के अंदर, ठीक है। तो उसको पूरा करने के समय पर हो सकता है कि कभी कहीं कहीं थोड़े थोड़े शब्दों को या किसी टॉपिक को छोड़ दें, भूल जाएं, या ठीक है ना, या ये समझें कि आगे बता देंगे, ये संभव है। लेकिन YouTube पे इतना संभव नहीं है। उस पे तो 1100 पाठ हो चुके हैं। आप समझ सकते हो कि अभी तक हम कह रहे हैं कि बेसिक ही चल रहा है। तो इसीलिए आप लोग अपना थोड़ा समय बनाए रखिए, और आप लोग चूंकि बहुत हमारे करीब हैं, तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों को भी देखने के लिए बोलिए, ताकि इस ज्ञान का प्रचार प्रसार ज़्यादा हो। आप लोगों में से जितने लोग क्षमतावान हो चुके हैं वो लोग अपना क्लास प्रारंभ कर लीजिए। बेसिक एस्ट्रोलॉजी ही पढ़ाइए, लेकिन लोगों को पढ़ाइए, ठीक है ना।
क्योंकि जितने लोग पढ़ेंगे उतना ही ज्योतिष ठीक होगा। और जो हमारी विधा से पढ़ेंगे, जो लाल किताब पढ़ के आ जाएंगे, केपी पढ़ के आ जाएंगे, वो क्या दूसरों को देंगे? ये तो ज्योतिष का और नुकसान ही करेंगे। तो इसीलिए आप लोगों को, और हमको उम्मीद है कि एक क्लास यदि मैं लेता रहा तो साल 2 साल के बाद आप लोग मास्टर हो जाएंगे, कोई तकलीफ नहीं है। क्योंकि आप ये देखिएगा कि आप लोग जब प्रैक्टिस करते हो, सब प्रैक्टिस करो, किसी न किसी एप्लीकेशन पे चले जाओ, चाहे वहां से पैसा मिले या नहीं मिले, एक कुंडली तो मिलेगा ना, बात करने वाला तो मिलेगा ना, कोई सुनने वाला तो मिलेगा ना। घर में बैठ के आप किसको सुनाओगे? तो पैसा मिले ना मिले, आप एप्लीकेशन पे जाओ, अपना 1 घंटा ही समय दो, मेरी मर्जी। पैसा नहीं कमाना है तो अभ्यास कर रहे हैं, 1 घंटा समय दे रहे हैं, और आप देखो कि कौन सा ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब आप दे ही नहीं पा रहे हो। वो प्रश्न लेकर के आप क्लास में आओ कि इसका जवाब हम कैसे दें। तो जो प्रैक्टिस में रहेंगे उनके प्रश्न आ जाएंगे, ठीक है ना। तो आपका इस तरह से मेडिकल आप भी लोग बहुत लेकर अच्छा के था। चलिए। मेडिकल क्लास भी बहुत अच्छा था आपका। चलिए, बहुत धन्यवाद। हाँ, सुदर्शन कोटा जी, हम भूल गए थे, आप हाथ उठाए। हाँ, प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। गुरु जी, वो सेम सवाल था जो माधुरी जी ने पूछा था। तो बस उसमें एक ही ये पूछना है कि हम जब गोचर देखते हैं तो लग्न में क्या चंद्र राशि रखेंगे या लग्न राशि रखेंगे? यह अभ्यास की बात है। चंद्र लग्नम प्रधानम खलु गोचरेशु, ये तो मैत्रेय ने लिख दिया है, और होरा पराशर में भी ये लिख दिया कि आप चंद्रमा से भी देखें। तो आपको तो छोड़ा नहीं गया, आप किसके ऊपर अभ्यास करते हो? नंबर 1। नंबर 2, क्या दोनों के ऊपर कर लेते हो? तो दोनों के ऊपर कर लेते हो तो फार बेटर, ठीक है ना। तो हम दोनों को छोड़ करके बिना लग्न और चंद्रमा को भी ग्रह के गति से, उसके युति से, उसके दृष्टि से फल कहने में सक्षम है। तो आप भी जब अभ्यास करेंगे तो ये समाप्त हो जाएगा दिमाग से, सर्वेषु लग्नेषु सत्सु चंद्र लग्नम प्रधानम खलु गोचरेषु। सभी लग्नों से देख सकते हो, सूर्य से देखो, मंगल से देखो, बुध से देखो, गुरु से देखो, सबसे देखो, लेकिन चंद्रमा की प्रधानता है, ठीक है ना। और चंद्रमा की प्रधानता फिक्स होने में भी है और ट्रांजिट में भी है, कि जो जन्मकालीन चंद्रमा है उसको फिक्स करके भी देखो, और ट्रांजिट के चंद्रमा को भी देखो कि कहाँ है। आपका लग्नेश शनि हो गया तो आप कितना इंतजार करोगे? तो आपके पास उपाय क्या है? तो दूसरे लग्न के रूप में चंद्रमा काम करता है, चंद्रमा के देखो। तीसरे में सूर्य काम करता है, सूर्य को देखो। तो ये सब आप लोगों को प्रैक्टिस, आप होता क्या है, आप मेरे जैसा प्रैक्टिस करते हो, वो अच्छा है, मैं मना नहीं कहता। दशा अंतरदशा के ऊपर सबसे पहले कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना चाहिए। दशा अंतरदशा पे रिजल्ट निकल जाना चाहिए जुबान से, और वो होना चाहिए। तब इसके ऊपर हमारा बिना दशा अंतरदशा का गोचर कुछ करेगा ही नहीं, वो तो आता और जाता रहेगा। लेकिन दशा अंतरदशा ये कहता है कि ये रिजल्ट होना चाहिए। तो अब ट्रांजिट देखो ना, आज राशन बंटने वाला है, अब पता करो कहाँ बंटने वाला है। पहले ये सुनिश्चित हो जाए कि आज राशन बटेगा, तब स्थान का पता करो कि किस स्थान में राशन बटेगा, उस स्थान में पहुंचना है। तो राशन बटेगा ये निश्चित दशा करेगा, किस स्थान में बटेगा यही तो गोचर है। क्लियर है ना? तो इसको हम लोग आगे भी समझेंगे। एडमिन रेज्ड हैंड, गोपाल शर्मा जी शायद। जी
गुरुजी मैंने अभी पीछे कुछ कुंडलियां देखी जिसमें मुझको रिजल्ट नहीं मिल रहा था लगन से, तो मैंने चंद्रमा से देखी तो रिजल्ट मिल गया, और कोई उलट पुलट करके देखना पड़ा और रिजल्ट मिला, और उसके बाद प्रिडिक्शन भी कर पाए कि उसके आगे का भविष्य क्या होगा, तो मिल जाता रिजल्ट। ये भी कहना चाह रहा था मैं, एस्ट्रोसेज में मैंने प्रैक्टिस की, बीच में मेरे पास कुछ समय था, तो मैंने एस्ट्रोसेज के अंदर अपना अकाउंट बनाया, वहां से फोन आया, मैंने अपना, मुझे उन्होंने अप्रूव किया, अभी भी मैं उनके अकाउंट में, अभी टाइम नहीं मिल पाता, बीच में काफ़ी प्रैक्टिस की और बहुत लगातार उसमें प्रैक्टिस जवाब देना पड़ता है, तो प्रैक्टिस के लिए एस्ट्रोसेज का भी अच्छा है, तो अगर कोई चाहे प्रैक्टिस करना तो उस पर कर सकते हैं, काफ़ी जल्दी जवाब देने पड़ते हैं। हाँ भाई, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप कैसे बनोगे? हमसे प्रश्न पूछ लेने से आपका ज्ञान बढ़ सकता है, लेकिन अनुमान नहीं बढ़ सकता। अनुमान तभी बढ़ेगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है ना? जी आशुतोष प्रधान जी बताएं। प्रणाम गुरुजी, सो गया था मैं आज। एक्चुअली तबियत अच्छा। थोड़ा ठीक नहीं था गुरुजी। हम अगर सुदर्शन चक्र का जो इशू है वो अगर देख के हम अगर वो गोचर को देखें तो आई थिंक ये समस्या का समाधान होता है, लेकिन हमको थोड़ा ये होता है, डाउट होता है कैसे देखे सुदर्शन चक्र बनाए। अभी आप सुदर्शन चक्र पे मत लगाइए गोचर को, अभी आप गोचर को चंद्रमा से लगाइए। पहले एक जगह से, लग्न से, चंद्रमा से, और अभी हम ट्रांजिट पढ़ाने वाले हैं, ट्रांजिट में ट्रांजिट से, ठीक है ना? ये सारा चीज पकड़ने का प्रयास कीजिएगा। आप तो मेदिनी में हैं शायद। हाँ गुरुजी हैं। हाँ, तो आपको तो बहुत कुछ वहाँ समझने के लिए मिलेगा। एक दूसरे ग्रह से कहाँ बैठा है, कौन ग्रह एक दूसरे से केंद्र में है, कौन एक दूसरे से त्रिकोण में है, इन सारी बातों से क्या मतलब निकल के आता है, इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना? तो और दो चीज है कि दो मतलब, एक मानव के ऊपर, दूसरा चराचर जगत के ऊपर, दोनों के ऊपर क्या प्रभाव होता है। तो हम लोगों को जो पढ़ना है वो पहले मानव के ऊपर प्रभाव पढ़ना है, ठीक है ना? बाद में चराचर जगत को समझेंगे। तो थोड़ा बहुत इसके ऊपर हम लोग अपना आगे प्रैक्टिस बढ़ाएंगे। आज गुरुजी, फिर भी जी हाँ बोलिए। वो सुदर्शन चक्र से अगर देखें तो आई थिंक वो ज्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि सूर्य चंद्र और लग्न को एक साथ मिला के हम लोगों ने, तो जी हाँ, उसमें वो थोड़ा इफेक्टिव होगा, लेकिन उसके ऊपर आपको समायोजन करने का कितना आप कॉन्फिडेंट हैं कि उसके समायोजन को समझ सकेंगे, समझ रहे हैं ना? तब आप सुदर्शन चक्र लगा करके देखें। तो एक दो क्लास उसमें भी बता दीजिए गुरुजी, सुदर्शन चक्र से कैसे देखना है, तो बस जरूर देखेंगे गुरुजी। थैंक यू गुरुजी। चलिए, तो समझ लीजिए 1.5 घंटा समय खत्म हो गया और हम लोगों को पता भी नहीं चला, ठीक है? लेकिन अच्छा लगा सर क्लास। हाँ, बहुत अच्छा लगा। बहुत फायदेमंद आप रहा। लोगों को जैसा भी लगाओ, हमको बहुत अच्छा लगा, ठीक है ना? मैं चाहता हूं कि जुड़ के रहूं और आप लोगों को साथ लेकर के आगे बढ़ूं। जी सर। पिछले क्लास में चूंकि 100 लोगों से भी ज्यादा हो गया था, 10-12 लोग क्लास के बाहर भी रह गए थे। इस बार थोड़ी संख्या कम रही। आज गणतंत्र दिवस में लोग जलेबी खाने में भी गए होंगे, ठीक है ना? हमने गुरुजी इसलिए पहले ही लॉगिन कर लिया, हमें लगा वो पिछली बार वाला हिसाब ना हो। तो इसीलिए चलिए, कोई बात नहीं, अच्छा है। अगले क्लास में हम न, आप लोग खुद देखिएगा, मैं एक छोटा सा चीज आप लोगों के दिमाग में दे देता हूं कि पत्रिका में कौन कौन सी स्थिति प्रतिकूल बनाती है पत्रिका को, ग्रहों को कौन कौन सा स्थिति प्रतिकूल बनाता है, कौन सा युति प्रतिकूल है, कौन सी दशा प्रतिकूल है, कौन अन्य वर्गों में जाकर के प्रतिकूल हो गया है। तो ये प्रतिकूल शब्द जो है अपने दिमाग में रख करके प्रैक्टिस कीजिएगा। अगले महीने में देखते हैं किस दिन में समय मिलता है, तो मैं पहले ही 15-20 मिनट बता दूंगा, फिर मैं आप लोगों का प्रश्न लूंगा, तब अच्छा रहेगा, ठीक है ना? चलिए, ठीक है गुरुजी। आज इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार। प्रणाम प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी।